हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बाद एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक टॉपिक है, लेमा। हालांकि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन बेसिकली एल्गोरिदम पढ़ेंगे, लेकिन इस एल्गोरिदम, इस लेमा, ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स को समझना सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है? होता यह है कि अगर हम लोगों को लेमा वर्ड, क्योंकि देखिए आप कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जब तक आप उससे कोई एक सेंस क्रिएट नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उससे कोई एक रिलेशन क्रिएट नहीं कर लेते हैं, जब तक आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई इमेज नहीं बन जाती है, जब तक आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक मज़ा नहीं आता उस वर्ड को पढ़ने का। मानते हो इस बात को? जब तक किसी की इमेज ना बने दिमाग में उसका नाम लेने के बाद, तो मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर तुमने लेमा सुना तो लेमन दिमाग में नहीं आना चाहिए, लेमा ही दिमाग में आना चाहिए। तब लेमा कैसे आएगा दिमाग में? लेमा दिमाग में लाने के लिए लेमा को समझना पड़ेगा, लेमा दिमाग में लाने के लिए लेमा को जानना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं ये लेमा होता क्या है। लेमा होता है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा। लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रूव्ड है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन उसका यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। देखिए, एक ऐसी स्टेटमेंट, दोबारा से सुनिएगा, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसका यूज किया जाता है एल्गोरिदम्स में। अब ये एल्गोरिदम किस चिड़िया का नाम है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन लेमा क्या है? लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसी और चीज को प्रूफ करने के लिए, लेकिन वो खुद में प्रूफ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलना चाहूंगा यहां पर, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि लेमा, सबसे पहली बात क्या है, ये ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है और यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। इसका यूज किया जाता है बच्चों अदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए। तो यानी कि हमारे पास जो बेसिक है वो बात तो क्लियर है, लेकिन सर इसकी इमेज अभी भी नहीं बनी। जरा देखो, अगर तुम अपने घर में ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो ग्राउंड फ्लोर से अगर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर आना है तो तुम इस तरीके से कुछ सीढ़ियां चढ़ोगे। देखो, अब आप बोलोगे सर मेरे घर में तो इससे ज़्यादा सीढ़ियां हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम सीढ़ियां हैं। तो अगर तुम एक सीढ़ी को, देखो जरा यहां से समझो, अगर तुम एक सीढ़ी को चढ़ने का एक स्टेप अगर तुम बोलो कि अगर पैर को ऐसे उठाया जाए और ऐसे आगे करके रखा जाए, एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसे रखा जाए तो आप जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एक सीढ़ी पर चढ़ना हो गया लेमा। भाई यहां से कोई एक बंदा है, उसने एक सीढ़ी पर चढ़ा तो वो यहां पर, मान लीजिए वो यहां पर आ गया, तो जो स्टेप उसने ऐसे ही रखा था उसने और वो आगे गया, तो वो ऐसी ही सेम चीज रिपीट कर रहा है हर जगह पर। भाई यहां से यहां आने के लिए भी सेम करेगा, यहां से यहां आने के लिए भी सेम करेगा, यहां से यहां आने के लिए भी सेम करेगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये चीज प्रूव्ड थी कि अगर आप पैर उठा करके ऐसे आगे रख करके चलेंगे तो आप अगली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। ये क्या हो गई? ये लेमा हो गया आपके लिए। क्या हो गया बच्चों? ये लेमा हो गया आपके लिए कि ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि भाई साहब, अब ये प्रूव्ड है कि अगर आप ऐसे करके पैर उठा करके आगे की तरफ रखेंगे और चलेंगे तो आप एक नई सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। अगर आप सीढ़ी के सामने खड़े हैं तो, अगर आप रोड पे खड़े हैं तो आप ऐसे उठा करके झटका खाएंगे और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक स्टेटमेंट टाइप अगर आपको रियल लाइफ एकदम जानना है तो मैं इसमें आपको ये सिखा सकता हूं, ये बोल सकता हूं, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पैर उठाया और सीढ़ी के, पहली सीढ़ी के ऊपर, कोई भी एक सीढ़ी के ऊपर रखा तो मैं एक सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। ये ट्रू है,
ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये प्रूव्ड है। अब मुझे इसमें और कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसका यूज करूंगा कुछ और प्रूफ करने के लिए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करूंगा। अब भाई अगर तुमसे ये बोल दिया जाए कि तुम्हें ऊपर जाना है, तो आप सेम लेमा को, भाई यहां से यहां जब आप आए, आप सेम लेमा को बार बार लगाओगे नहीं लगाओगे? जब हम एक लेमा को बार बार लगाते हैं तो उसको एल्गोरिथम बोल देते हैं, और कुछ नहीं है बस। तो लेमा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेमा इज वन स्टेप, लेमा इज वन स्टेप विच इज प्रूव्ड, जो कि ऑलरेडी प्रूव है। उसको प्रूव करने के लिए और मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी यहां पर समझाऊंगा जो लेमा यहां पर आपको दे रखा। तो सारे बच्चे बोलेंगे लेमा क्लियर हो गया, कहो हाँ, चलो बढ़िया। तो लेमा क्लियर हो गया कि लेमा एक स्टेटमेंट होती है। लेकिन अब जब मैं आगे की तरफ बढ़ा तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है ये तो जान लो पहले। तो स्टेटमेंट दे रखी है, एक्चुअल में आप यहां पर पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स का जो डिवीजन, यूक्लिड्स ने डिवीजन को लेकर के एक लेमा दिया था, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो कि प्रूव्ड थी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजे आ गए यहां पर जान करके। तो अब उसका हुआ क्या सर? तो जरा देखो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों के दोनों ही क्या है? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू, वहां पर एक एग्जिस्ट कर रहा है यूनिक इंटीजर क्यू आर सच दैट इन दिस टर्म। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो जीरो, देखिए वेयर आर जो है वो जीरो के बराबर रहेगा या फिर बी से छोटा रहेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो चीज है, देखिए जरा यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर बी, यहां पर इन्होंने एक लाइन खींची और ए लिखा। राइट में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। राइट में लिखे होने का मतलब क्या था? कि मैं सही यानी मैं बड़ा यानी कि मैं ऊपर लिखा जाऊंगा, यानी कि ए अपॉन में बच्चों कितना आ गया? यहां पर बी आ गया। यही बात आप लोगों को मैंने सिखाई थी जब मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी में यही बात बताई थी कि इसे लिखे होने का मतलब ये है, और इसे लिखे होने का एक और मतलब है कि अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? एक इंटीजर मिल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। इंटीजर मत लिखिए अभी, क्योंकि अभी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, अभी आपने डिवाइड नहीं किया, अभी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, अब अगर आप जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आपने को ये लगा करके दे दिया, ये मैंने जो सिखाया था, बेसिकली सिखाया भी इसलिए था कि अगर मान लीजिए आपको ये लिखा मिल गया, तो आपको तो ये बात मैंने अभी खैर बताई थी, चलो मैं लिख ही देता हूं दोबारा से, इंटीजर, कि अगर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल हो गया भाई साहब, यहाँ पर इंटीजर ही मिलेगा। तो इंटीजर मिल गया, जैसे इंटीजर मिलता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? जीरो। वो बोल रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट एक ऐसी दे दी है इसके साथ। लेकिन एक्चुअल में मैं इन सारी टर्म्स को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को मैं आप लोगों को आराम से समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों के पास ए, बी, क्यू और आर इस तरीके की कुछ टर्म्स आई हैं। ए बहुत अच्छे तरीके से हमको क्लियर हुआ, ए के बारे में हमारे को सारी बातें पता चली। जैसे हमें पता चला ए तो ऊपर है, तो इसका मतलब तो बच्चों एक चीज़ हो गई कि ए जो मिला है हमें वो तो हमारा डिविडेंड होगा, क्योंकि उसी को तो हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बी हमारा क्या होगा बच्चों? बी होगा हमारा डिवाइजर। और अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। अगर हम आर की बात करें तो आर हो जाएगा हमारे पास बच्चों क्या? रिमाइंडर। ठीक है, अब एक बात और, इसका मतलब इन सब की जो जगह होने वाली है वो कुछ ऐसे होने वाली है, ए यहाँ होने वाला है, बी यहाँ होने वाला है, क्यू यहाँ होने वाला है, और इसको सॉल्व करने के बाद नीचे आर आने वाला है। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने अब ये जो बात कही है ना, ये सबसे बड़ा राज है। अगर कभी भी बच्चों दो नंबर्स आप लोगों को डिवीजन में दिए जाएंगे, वो हमेशा इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बिल्ड कर रहे होंगे, वो हमेशा इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। इस बात को हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए हैं अभी तक, तो मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर 5/2 दे देता, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल इसका किया था। मैंने लिखा था यहाँ पर
तो अब मान लीजिए आपके पास यही चीज़ दे रखी है a अपॉन में b, तो यहाँ पर आपके पास a कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, b कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब अगर यहाँ पर आप डिवीजन करते भी हैं तो डिवीजन करने के लिए बच्चों हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक बात तो पता है ना कि डिवीजन करने के लिए यहाँ पर जो नंबर चाहिए होगा वो बड़ा नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए b से। a की जो वैल्यू है बच्चों वो बड़ी होनी चाहिए b से, तभी तो आप डिवाइड करेंगे ना b को, a को डिवाइड करेंगे b से। तो यहाँ पर ऊपर a था तो 5, यहाँ 2 आ गया, इसके पास जाने के लिए मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 1। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपका डिविडेंड क्या है, एवरीवन आपका डिविडेंड क्या है, तो आप बोलेंगे 5। आपसे पूछ लिया जाए आपका डिवाइजर क्या है तो आप बोलेंगे 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपका क्वोशिएंट क्या है, आपका क्या है बच्चों क्वोशिएंट क्या है, तो आ जाएगा 2। और आपसे पूछ लिया जाए आपका रिमाइंडर क्या है तो आप बिना रुके बोलेंगे 1। यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और देखो जरा यहाँ पर जो उन्होंने अभी एक्सप्रेशन दिया, क्या आप इसे उस तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि आपको लिखना है a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r। a कितना है 5, b कितना है 2, q कितना है 2 प्लस में 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई कि मतलब अगर 2 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और अगर मैं उनकी डिवीजन कर रहा हूं तो वो हमेशा इस तरीके की फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी फॉर्म है ये एक बार और लिखना चाहूंगा मैं, दूसरे तरीके से लिखूंगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इस तरीके से मैं इस चीज को लिख सकता हूं, राइट डाउन कर सकता हूं। और आई होप आपको भी पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी शंका, लघु शंका, आपत्ति, विपत्ति, कोई सी भी पत्ती, चाय पत्ती, कोई सी भी पत्ती हो, आपको किसी भी तरीके की पत्ती नहीं लग रही होगी, बोलो हाँ ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। अच्छा सर एक एग्जाम्पल और करा देते तो मतलब लो जी लो, तुमने बुलाया यानी हम चले आए। तो अगर तुमसे यहाँ पर मैं बात करूँ लेट्स से 25 के बारे में, 25/13 के बारे में बात करूँ, 25/13 के बारे में बात करूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे? 25 जो है वो बड़ा है। ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए आपको ऐसे भी दिया गया होता कि यहाँ पर देखना ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पे 25 एंड 13 दिया गया होता, मैं आपसे बोलता यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो। क्या कर दो बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए आप सबसे पहला काम कौन सा है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कौन से हैं बड़े मियाँ? बड़े मियाँ हैं आपके पास ये वाले, यानी कि 25 जो है वो ग्रेटर है 13 से। तो ये जाहिर सी बात हो गई, जो a बनेगा वो बनेगा 25 और जो b बनेगा वो बनेगा 13। यानी कि आपके पास डिविडेंड हो गया बच्चों 25 और डिवाइजर हो गया 13। यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 1। ये हो गया आपके पास बच्चों क्या? रिमाइंडर। ये हो गया आपके पास बच्चों क्या? क्वोशिएंट। ये हो गया आपके पास डिवाइजर। ये हो गया आपके पास डिविडेंड। अच्छा इसको लिखने का क्या तरीका है? लिखने का तरीका है बच्चों 25 इज इक्वल्स टू में जो डिविडेंड होता है उसको इस तरफ लिखते हैं, लिखा है मैंने डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर कितना 13 इंटू में क्वोशिएंट कितना 1 प्लस में रिमाइंडर कितना है बच्चों 12। तो ये लीजिए, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई? और स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, a इज इक्वल्स टू में b q प्लस में r। देख लीजिए जरा ध्यान से। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो उसमें आप लोग बोलेंगे कि वाह सर जी मज़ा आ गया, और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। चलिए ज़रा सुनिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 एंड 38 लिखा है। अब इसको तो कोई अंधा भी आकर के ये नहीं बोल सकता कि सर अब मुझे नहीं आ रहा है ये समझ में। सबसे पहला स्टेप सारे बच्चे बोलेंगे हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने कहा कि सर 38 जो है वो बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब a तो 38 ही होने वाला है
और जो b होने वाला है सर वो तो 4 होने वाला है। मैंने बोला ठीक है सर। तो अगर सर ये 4 होने वाला है, इसका मतलब 4 बाहर रखना होगा, 38 यहाँ रखना होगा। तो अगर आप डिवाइड करने जाएंगे तो इसके पास कौन सा नंबर मिला है, 9 टाइम्स पर 36, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपके पास आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपके पास डिवाइजर, ये हो गया आपके पास डिविडेंड। यानी कि इसको लिखने का तरीका सही क्या हो सकता है, 4 इंटू में क्यू कितना है आपके पास 9 प्लस में आ जाएगा 2। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, पूरी तरीके से समझ में आ गई और बढ़िया से समझ में आ गई। मैंने कहा चलिए जी बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद की प्राप्ति हुई। एक और सवाल हो जाए फिर तो इस पर कि अगर सर जी अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर आ गया 14 and 3, अगर आपका 14 and 3 आ गया तो आपको पता है कि 14 जो है वो बड़ा है 3 से। अगर 14 जो है वो बड़ा है 3 से तो क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके पास a की वैल्यू हो गई कितनी 14 और b की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 14 को डिवाइड करा जाए 3 से, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 2। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 14 को लिखा जा सकता है b, 14 इज इक्वल्स टू में b इंटू में q यानी कि 4 प्लस में 2। यानी कि ये क्या हो गया आपके पास a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया q, ये क्या हो गया r। यानी कि पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों, a इज इक्वल्स टू में bq प्लस r। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है वो एक्चुअल में क्या है। और दूसरी बात ये भी कि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली थी कि अगर इफ b बाय a देन r इज इक्वल्स टू 0, तो b बाय a का तो मैंने मतलब बता दिया था कि सॉरी a बाय b दे रखा है, तो a अपॉन b, अगर ये चीज़ देखिए ये आने का मतलब ही क्या होता है, ये आने का ये लिखे होने का मतलब ही क्या है कि प्रॉपर डिवीजन हो गई है, यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन हो गई है। प्रॉपर डिवीजन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर डिवीजन का मतलब होता है जो रिमाइंडर होगा बच्चों आपका, जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। प्रॉपर डिवीजन का मतलब होता है जो क्वेश्चन आ रहा होगा आपका बच्चों, जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो एक इंटीजर आ रहा होगा। क्या ये बात अब यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये लिखे होने का मतलब ही ये है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीज़ें। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रखे 53/6। अगेन 53 और 6 में डिवाइड करने के लिए दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, a की पहचान हो गई, a कितना हो गया 53 हो गया, एंड इसी के साथ b की पहचान भी हो गई आपके पास, b इज इक्वल्स टू में 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 53 को अंदर रखेंगे और 6 को बाहर रखेंगे। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 48 8, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 5। ये अगेन आपके पास आ गया बच्चों क्या, रिमाइंडर। ये आ गया आप लोगों के पास क्वोशिएंट, ये हो गया आप लोगों के पास डिवाइजर, है ना, ये हो गया आप लोगों के पास क्या बच्चों, डिविडेंड। कहो हाँ सर जी, अब तो बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई की तरह क्लियर है कि 53 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 8 प्लस में 5, यानी कि a ये था, b ये था और q ये था और r ये हो गया। यानी कि ये चीज़ बन गई आप लोगों का जवाब। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? ये जो है बच्चों ये बड़ा ही इजी काम है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा हो तो r इक्वल टू 0 हो जाता है व्हेन प्रॉपर डिवीजन इज एग्जिस्टिंग। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपको 117 और 14 दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि 117 दे रखा है एंड 14 दे रखा है। तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं कि इसे और इसे इस तरीके से लिखेंगे आप। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, पहले हम लोगों को ये बात भी सोचनी होगी कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 117 इज ग्रेटर देन 14, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बना दिया, डिविडेंड, इसको हमने क्या बना दिया, डिवाइजर बच्चों। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अब 14 जो है वो डिवाइड करेगा 117 को। हालांकि क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, कोई और अलग चीज़ या गलत चीज़ नहीं दे रखी है, दे भी यही रखा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग 8 टाइम्स इसको कैलकुलेट करेंगे और 8 टाइम कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा ये 112। ठीक है, 112 में माइनस करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा।
ठीक है, और सिर्फ 5 ही बचेगा, यानी कि रिमाइंडर जो है आप लोगों के पास कितना बचा, रिमाइंडर 5 बचा है। तो अगर बच्चों रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि 117 इज इक्वल्स टू में 14 इंटू में 8 प्लस में 5 आ गया, 8 पंजे 8 चौक 32 यहाँ पर होता, एक मिनट रुक जाएंगे 2, यहाँ पर 3 चला जाता तो 11, 11 और 3 कितना होता है यहाँ पर 8 एकम 8 और नहीं 11 ही हो जाता है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास वही सेम जवाब आ जाता। ठीक है, लेट मी मैं तो बस चेक कर रहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर एंड दैट्स इट। आपको यही दे रखा होता है ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये तो सही हो गया कि आपको ये लिखना आ गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आर के बारे में। आर के बारे में एक बात आप लोगों से कही गई कि आर जो है वो 0 के बराबर रहेगा या फिर बी से छोटा रहेगा, यानी कि अब वो इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि जो रिमाइंडर होगा आपका, जो रिमाइंडर रहेगा आपका वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, डिवाइजर से। और कितना छोटा रहेगा भाई, हमेशा छोटा रहेगा और कहां तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 तक जा सकता है रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। अब रिमाइंडर एक्चुअल में आएगा कैसे कैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास डिवाइजर की एक श्रेणी बना लेते हैं। यहाँ पर श्रेणी का मतलब समझ रहे हो ना, अरे एक कैटेगरी बना रहे हैं बस, ठीक है ना। अब अगर तुमसे मैं डिवाइजर के बारे में बात करूं तो डिवाइजर जैसे मान लीजिए 3 है डिवाइजर, तो 3 इस पूरी दुनिया में कोई भी नंबर डिवाइड करे उसके पास जो रिमाइंडर्स आएंगे, उसके पास बच्चों जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हमेशा फिक्स्ड होंगे। जैसे मान लीजिए पहला है 3, तो इसके जो रिमाइंडर्स आएंगे या तो वो 0 हो जाएगा, या तो 1 या तो 2, और कुछ नहीं होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कोई सा भी नंबर डिवाइड कर लो, या तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तब 0 आ जाएगा, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। या तो रिमाइंडर 1 बच रहा होगा तो 2 बच रहा होगा, अगर 3 बच रहा होता तो वो पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं कर देता उसको। भाई रिमाइंडर अगर 3 बच रहा होता तो डिवाइड ही कर देता, 4 की तो बात ही नहीं रह गई। 4 को तो अगर मान लीजिए आप में से कोई बोले कि सर चलो 3 नहीं होगा मान लिया, ठीक है 3 नहीं होगा मान लिया, लेकिन अब आप ये बताओ 4 भी तो हो सकता था, लेकिन बेटा 4 को डिवाइड करोगे अगेन रिमाइंडर 1 आ गया, 5 को करोगे 2 आ गया, 6 को करोगे फिर रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 7 को करोगे तो 1 आ गया, 8 को करोगे तो 2 आ गया, और फिर 9 को करोगे तो फिर से 0 आ गया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप आर के बारे में बात करें तो आर जो है वो हमेशा, यानी रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। और किस लिमिट तक छोटा हो सकता है, उसकी लिमिट है बच्चों कि वो छोटा रहेगा 0 तक। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर मेरे पास 4 दे रखा है, तो इसके डिवाइजर्स, इसके जो रिमाइंडर होंगे वो 0 1 2 3 होंगे, यानी कि इसके जो रिमाइंडर होंगे वो उस खुद एक नंबर से बस एक जस्ट छोटे रहेंगे, बस एक नंबर छोटे रहेंगे और 0 से लेकर के उस नंबर तक रहेंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास सर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास 10 आ गया, और अब आप यहाँ पर लिख रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने ये पूरा का पूरा देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया। यानी कि जब कभी भी आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिखाओ, अगर आप उसे डिवीजन में लेकर के आ रहे हैं, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितने आएंगे, जो ये नंबर लिखा है पहली बात तो रिमाइंडर उतने ही आएंगे। अगर ये 3 लिखा है तो देख लो टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर 3, 4 लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर 4, 10 लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर 10। लेकिन बच्चों आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आर रहने वाला है वो हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा ही रहेगा, उससे बड़ा हो नहीं सकता। अगर उससे बड़ा हो जाता तो वो ऑलरेडी ही डिवाइड कर देता उसको, तो उससे छोटा ही रहेगा और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अब आपको ये बात पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, एकदम मक्खन मलाई तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं बचा होगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्लियर कर लिया है। अब बारी आती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। तो चलिए ज़रा अब सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उससे पहले जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिदम के बारे में और देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। हालांकि जब हम लोगों ने लेमा पढ़ा तो हल्की सी हिंट तो मैंने आप लोगों को दे दी थी, लेकिन अब बारी आ गई है आप लोगों को ये समझने की कि एक्चुअल में एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए बेसिकली अगर समझा जाए तो एल्गोरिदम कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी कहानी है। कुछ भी नहीं, बस
यही कहानी है कि जैसे एक गाना भी है वैसे इसमें तो कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। लेकिन यहां पर अब तेरी मेरी कहानी तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में क्या है, एल्गोरिदम और लेमा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, नहीं होंगे भाई, मैं बता रहा हूं नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एल्गोरिदम बनता कैसे है? एल्गोरिदम बनता ही लेमा से है। मतलब कि जब बहुत सारे लेमा आप लगा देंगे, यानी कि लेमा एक्चुअल में क्या था, एक प्रूवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का यूज जब आप बार 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 करेंगे तो वो एक एल्गोरिदम बन जाएगा। और वो जो एल्गोरिदम बन गया है उसी को आप क्या कह रहे हैं, वो जो बार बार यूज हुआ है उसी को आप एल्गोरिदम बोल रहे हैं। तो अब जब मैंने आप लोगों को समझाया था सीढ़ी वाला एक एग्जांपल कि अगर आप ऊपर की तरफ चढ़े, एक बार आपने ऊपर की तरफ अगर कदम रखा तो आप एक स्टेप जो चढ़ गए हैं, अब जो आप एक स्टेप चढ़ गए हैं वही सेम चीज अगर आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे तो आप ऊपर सीढ़ी दूसरे मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अरे भाई साहब ऊंचाइयां बढ़ती चली जा रही हैं भाई साहब की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप लेमा को बार बार यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग लेमा को यूज करते चले जा रहे हैं आगे की तरफ, तो वो क्या बना देगा? तो वो बना देगा आपका एल्गोरिदम, बस और कुछ नहीं है। आइए जरा बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर आप इस तरीके से चलना शुरू कर चुके हैं तो ये जो स्टेप्स हैं आप लोगों के, एक बेसिक एक सेंस दे रहा हूं बस, क्योंकि सेंस का समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप लोग एक ही चीज़ का यूज़ करके, एक ही पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करके बार बार उसी चीज़ को स्टेप्स बनाते चले जा रहे हैं तो वो एल्गोरिदम वो अपने स्टेप्स में कन्वर्ट कर दे और बार बार आप वही स्टेप ले रहे हैं, वही सेम तरीका अपना रहे हैं, तो वो क्या बना देता है? एक एल्गोरिदम एक तरीका बना देता है। ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम स्टेप वाइज करते हैं, तो वो एल्गोरिदम है उस चीज़ को करने का। हम बोलते नहीं है कि इसका एल्गोरिदम ऐसा है, इसका एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा है या फेसबुक का एल्गोरिदम कैसा है। एल्गोरिदम यानी कि क्या सिस्टम है, उनमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें की जाती हैं उसमें, तो उसे कहते हैं हम क्या बच्चों? एल्गोरिदम। अब यहाँ पर एल्गोरिदम कैसे लगेगा ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए ज़रा सीखते हैं एल्गोरिदम कैसे लगाना है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कुछ एग्जाम्पल करवाया था, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और एक दो और एग्जाम्पल करवाता हूँ, आप लोग समझ पाए चीज़ों को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 6 और आप लोगों के पास एक नंबर और लिखा है 64, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं तो एल्गोरिदम कहता क्या है? एल्गोरिदम कहता है कि बहुत सारे लेमा लगाओ। लेमा क्या कहता है? लेमा कहता था कि a इज इक्वल्स टू में BQ प्लस R, यही कहता था लेमा, और तो कुछ नहीं कह पाया आज तक लेमा। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला कि कहने दो, तो इसमें तो 64 जो है वो बड़ा है 6 से। मैंने बोला बिल्कुल बड़ा है। तो आपने बोला सर कि अगर आप ऐसा कर देते तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता, यहाँ पर 60 आ जाता, यहाँ पर 4 आ जाता और यहाँ 10 आ जाता। तो अभी तक की कहानी, एक बार लेमा लगाया बच्चों, वन टाइम लेमा लगाया, अभी वन टाइम लेमा, अभी सिर्फ एक बार लेमा लगाया है मैंने। और इस घड़ी में मैं आके क्या कह सकता हूँ? 64 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 10 प्लस में 4 कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? बोलो हाँ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता बच्चों? अब क्या करना है बच्चों आपको? आपके पास जो तस्वीर बनी थी वो कुछ ऐसी तस्वीर बनी, 64, यहाँ 6 आया, यहाँ 60 आया, यहाँ 4 आया, ठीक है, यहाँ पर 10 आया। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको उठा लेना है इनको, इसको 6 को उठा लेना है और इसको 4 को उठा लेना है। जो यहाँ पर डिवाइजर और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचे हैं इन दोनों को आपको उठा लेना है, ठीक है? इन दोनों को उठा लेना है। बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। आपने डिविडेंड को कट करके 4 बना दिया है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन बढ़िया चल रहा है, उसको चलने दो। जैसे ही आप ये बच्चों काम करेंगे, अगला कदम जैसे ही आपको उठाना है, अब आप क्या करेंगे? अब 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे किसको? आपका जो डिवाइजर था क्या 6 था। तो जब आप इसे करने जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? वन टाइम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 0। देखिए स्टेप 1 में जब आपने स्टेप 1 किया बच्चों, जब आपने स्टेप 1 किया आपको क्या मिला? आपको मिला ये,
कि 64 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 10 प्लस में कितना आ गया 4 आ गया। स्टेप 2 में आप लोगों को बच्चों क्या मिल रहा है, स्टेप 2 में देखिए मैंने दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है, दोबारा लगाया 2 टाइम्स हो गया। अब ये देखिए ये आपके पास कितना हो गया बच्चों, ये सेकंड टाइम हो गया है, देख लीजिए जब ध्यान से, सेकंड टाइम हो गया। अब सेकंड टाइम जब ये हो गया है आपके पास, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू में 4 इंटू में 1 प्लस में 2, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब एक और कदम भाई, एक और कदम क्या हुआ कि यहां पर ये था, अब आप लोगों ने यहां पर देखिए, अब ये डिवाइजर था और ये रिमाइंडर था, अब आपने इनमें एक और रिलेशन निकाला, यहां पे 4 लिख दिया, अब डिवाइजर यहां आकर के डिविडेंड बना दिया। अब कितना आ जाएगा 2 और यहां पर भी कितना आ जाएगा 4 और रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, तो अब यानी कि स्टेप 3 में देख लीजिए जरा, यहां पर स्टेप 3 में क्या हुआ बच्चों, स्टेप 3 में हुआ आपके पास कि आप यहां पर 4 इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 प्लस में 0 लिख पाए। अब यहां से आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अब अगर इसे करने बैठे, जैसे यहां पे 2 लिख दिया, तो 2 0 से तो डिवाइड ही नहीं कर पाओगे ना भाई, 2/0 ऐसे तो करते ही नहीं है ना, तो यानी कि ये वाली चीज तो कर ही नहीं सकते ना अब अपन, तो यानी कि यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर आप लोगों का क्या लग जाना है, यानी कि आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि स्टॉप व्हेन 0 appears as रिमाइंडर। अगर आपको 0 एज रिमाइंडर मिल गया, अगर आप लोगों को बच्चों 0 एज रिमाइंडर मिल गया, तो आप लोगों को वहीं पर थम जाना है, अलर्ट हो जाना है बंदूक लेकर, ओ भाई साहब 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने यहां पर 3 बार लेमा लगाया कि नहीं लगाया, तो अब ये बन गया पूरी तरीके से एक एल्गोरिदम। ठीक है, पूरी तरीके से क्या बन गया बच्चों, ये एक एल्गोरिदम बन गया। तो यानी कि जब कभी भी हम लोग लेमा को बार बार लगाते हैं, उसको हम बोल देते हैं एल्गोरिदम। ठीक है ना, अब क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बात सब पकड़े कि नहीं पकड़े, पकड़ गए ना बात, कि भाई क्योंकि अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही बार बार लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम लोगों ने ये चीज सीखी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी देर से पढ़ा रहे हो सर, ये सीख क्यों रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग ये जो एल्गोरिदम है, इससे हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। बड़ी कमाल की बात है ना, जी हाँ, हम इससे HCF निकालना सीखेंगे हमारे अगले टॉपिक में। तो यहां तक की आई होप आप लोगों को बात तो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी, लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ताकि हम लोगों को और अच्छे से बात समझ में आए। तो जैसे कि आप लोगों को यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले इस तरीके के क्वेश्चन दिया भी था, तो यहां पर आप लोगों को 53 एंड 6 दिखा था। 53 को आप क्या बोल सकते थे कि ये तो बड़ा है, तो यानी कि आप इसको अंदर रखते और यहां पर 6 रखते, तो यहां से कितना आ जाता बच्चों आपके पास, यहां पर आपके पास आ जाता 48, यहां पर आपके पास 8 आ जाता, बचता कितना 5 बचता। फिर अगेन रिमाइंडर जब तक 0 ना आए तब तक आगे बढ़ना है बच्चों। अब इसको क्या मान लेंगे, अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं कि रिमाइंडर बन जाता है आपका डिवाइजर, और डिवाइजर बन जाता है आपका डिविडेंड। कहो हाँ भाई, बोलो हाँ भाई, देखो ना ध्यान से, जो यहां पर डिवाइजर था अब वो यहां पर बन गया है डिविडेंड, और जो यहां पर रिमाइंडर था अब वो बन गया है इसके लिए क्या, डिवाइजर। यहां पर फिर 5 आ जाएगा, यहां पर 1 टाइम्स काउंट करेंगे, अब यहां पे 1 आ गया। फिर यहां पर अब ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, यहां 5 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहां पर भी 5 आ गया, यहां क्या बच गया 0। तो जैसे ही 0 दिखा तुरंत आप क्या बोलेंगे, स्टॉप। लेमा को लगाना तुरंत के तुरंत रोक दीजिए, क्योंकि 0 आ चुका है। अब आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, अब आप लोग यहां पर स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या बोलेंगे। अगर आप स्टेप 1 में देखेंगे तो स्टेप 1 में आपको पता चला कि यहां पर आप पहले वाले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, पहले वाले स्टेप में लिख सकते हैं कि 53 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 8 प्लस में 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। फिर क्या हुआ, स्टेप 2 में आप लोग क्या कह सकते हैं, स्टेप 2 में बच्चों आप लोग कह सकते हैं, यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर 6 था अंदर, तो 6 इज इक्वल्स टू में
आपके पास आ जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस में 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो स्टेप 3 है ये। स्टेप 3 में आप लोग क्या कह सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू में 1 इंटू में 5 प्लस में 0, बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख सकते हो आप लोग इस पर, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आइए जरा। तो 117 तो बड़ा लग रहा है 14 से, जैसे ही बड़ा लगा तुरंत के तुरंत घंटी बजी कि भाई इसको तो अंदर करा जाए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 112, कितने टाइम्स पे, 8 टाइम्स पे। यहाँ 5 आ गया, फिर अगली गाड़ी चली 14 आ गया, फिर यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। यहाँ 2 आ जाएगा, 4 बचा, फिर क्या आगे चलेंगे, यहाँ 5 आ गया, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, तो 0 आ गया। तो तुरंत अब आप लोग क्या करेंगे, स्टॉप। अब लेकिन यहाँ पर कितने बार लगा बच्चों, 1 2 3 और यहाँ पर 4 बार हुआ ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 बार आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ा। तो अब ये बन क्या गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि आप लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या किया, ठीक है ना। स्टेप 1 में कौन सा लेमा लगा है, लेमा लग करके क्या बनी है कंडीशन। स्टेप 2 में क्या बना है, स्टेप 3 में क्या बना है, स्टेप 4 में क्या बना है। आप ये सारी की सारी चीजें यहां पर बता सकते हैं। तो स्टेप 1 में क्या बना है बच्चों, जरा देख सकते हैं आप लोग यहां से। 117 इज इक्वल्स टू में 14 इंटू में 8 प्लस में 5 आ गया। यहां पर फिर कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा बच्चों 14 इज इक्वल्स टू में 5 इंटू में 2 प्लस में आपके पास आ जाएगा 4। फिर इसके बाद बच्चों कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू में 4 इंटू में 1 और प्लस में आ जाएगा 1। आफ्टर दैट 4 इज इक्वल्स टू में 1 इंटू में आपके पास आ गया 4 प्लस में 0। बस ये वाली बात खत्म हो गई। यहाँ पर देख लीजिए ये सब कौन सी फॉर्म है। अगर आप इन सब की बात करें, तो ये एक ही फॉर्म है, a इज इक्वल्स टू में BQ प्लस R विच इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। और क्योंकि मैंने इसको बार बार लगाया तो ये क्या बन गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा में और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी दिक्कत रही होगी। तो आई होप यहां तक की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालेंगे। हालांकि मैंने बहुत कुछ यहां सिखा दिया है, ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आप लोगों को HCF सीखने में। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में HCF कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना है HCF को। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।